हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको कुछ वीडियोस या कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद में किसी भी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन को परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं रिलेटेड टू योर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वो चाहे सीबीएसई हो या आपके स्टेट बोर्ड्स हो। इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रिपेयर करवाता है फॉर योर कॉम्पिटिटिव्स आल्सो लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड एंड मेनी मोर। सो दैट मीन्स आप लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स पर सब कुछ मिलेगा क्वालिटी के साथ में और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी अच्छी बात से स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 12th इकोनॉमिक्स में जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं फॉर द ईयर 2013। इसमें जो दिल्ली रीजन के सेट 1, 2 एंड 3 थे, इसे हम लोग करेंगे सॉल्व। बस एक छोटी सी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, वो ये कि 2013 में जो हमारी दो बुक्स फॉलो की जाती थी, कहां पर 12th इकोनॉमिक्स में, वो थी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर हम बात करें आफ्टर 2020 की, तो ये जो सिलेबस है ये थोड़ा सा चेंज हो गया। अब आप लोग अपनी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो 11th क्लास में पढ़ते हो और जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो 12th क्लास में पढ़ते हो। सो दैट मीन्स कि 2013 में जो पेपर आया होगा उसमें तो आपका एक सेक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का होगा और एक सेक्शन आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का होगा। लेकिन एज पर करेंट सिलेबस हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है 12th में, तो एट दिस पॉइंट मैंने यहाँ से जो हमारा सेक्शन ए है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का है वो यहाँ पर नहीं लिया है, वो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, अपने 11th में पढ़ चुके हैं, एग्जाम देकर आ चुके हैं और अब 12th में आ गए हैं, तो अब हमें माइक्रो वापस नहीं पढ़नी है। अब हम लोग यहाँ पर सिर्फ अपना सेक्शन बी सॉल्व करेंगे, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन है उसे सॉल्व करेंगे। अब एक जो डाउट या क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आएगा वो ये है कि मैम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे प्रिपेयर करें। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के तो हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो चलो प्रिपरेशन हो रही है, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या करें। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए एम्पल नंबर ऑफ वीडियोस जो है वो बनाए हैं। आई होप सो कि आप लोग देख चुके हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, जो हमारा मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सीरीज चलती है उसके अंदर जो है मैंने आप लोगों को 12th इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज क्या प्रोवाइड किए थे, टेस्ट प्रोवाइड किए थे। तो अगर आप लोगों ने वो टेस्ट को सॉल्व किया है, सो दैट मींस कि आपने चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या किया है, सॉल्व किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। तो प्रैक्टिस ही तो करना है हमें, तो वहां से भी जो है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वगैरह है और भी जो चीजें मैंने आप लोगों को करवाई है वो आप देख सकते हो, ओके। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये सब कुछ नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहां से जो है आपको सारी प्लेलिस्ट की लिंक्स मिल जाएगी। उन प्लेलिस्ट पर जाकर अपने जो वीडियोस हैं जो अभी तक आपने नहीं देखे उन्हें पढ़ो, उन्हें कंप्लीट करो और एग्जाम के लिए अच्छे से रेडी हो जाओ, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम लोग सबसे पहले अपना जो सेट 1 है इसे सॉल्व करने वाले हैं। इसी के सेट 1 के कंटिन्यूएशन में आपका सेट 2 एंड सेट 3 आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ एक और जो छोटी सी चीज जो कि मैं बताना चाहूंगी, दैट इज 2013 में जो हमारा एग्जाम पैटर्न था वो कैसा था, एक टर्म होता था और एक टर्म में पूरा का पूरा सिलेबस आता था। लेकिन अगर हम बात करें 2022 की, तो इस ईयर में क्या हुआ, दो टर्म्स है, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 आप लोग ऑलरेडी जो है दे चुके हो, दैट मीन्स आपका जो हाफ सिलेबस है वो ऑलरेडी आप कंप्लीट करके उसका एग्जाम दे चुके हो। अब बात आती है जो आपका हाफ सिलेबस बचा हुआ है, दैट इज जो टर्म 2 एग्जाम का है। तो अब हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ जो वो दो चैप्टर्स हमारे टर्म 2 में आ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग या फिर हम उसे बोले मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, एंड जो हमारा एक और चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ इन दोनों क्वेश्चन से इन दोनों चैप्टर्स से जितने भी क्वेश्चंस आपके 2013 में पूछे गए हैं हम उन्हें करने वाले हैं यहाँ पर सॉल्व।
ओके तो आई गेस ये चीज भी क्लियर हो गई आप लोगों को। मतलब कि ये जो हमारा वीडियो है स्पेसिफिकली किसके लिए हो गया, आपके टर्म 2 एग्जाम के लिए हो गया। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नलिटी विच रिड्यूसेस वेलफेयर ऑफ द पीपल। हमें जो है एक एग्जाम्पल देना है ऐसी एक्सटर्नलिटी का जो कि वेलफेयर ऑफ द पीपल को रिड्यूस करे, जो कि वेलफेयर को रिड्यूस कर रही है। तो स्टूडेंट्स वेलफेयर को रिड्यूस करना मतलब कि एक नेगेटिव इंपैक्ट, सिंपल सी चीज है। हमें क्या करना है, हमें एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल देना है। एक्सटर्नलिटी होती क्या है, एक्सटर्नलिटी का मतलब है कि आपके जो एक्शंस हैं उनकी वजह से अनइंटेंशनली सोसाइटी पर या अनइंटेंशनली किसी और चीज पर इफेक्ट होना। वो इफेक्ट आपका गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। अगर वो गुड इफेक्ट है तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कहलाता है, और अगर वो बैड इफेक्ट है तो वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कहलाता है। ठीक है, तो इतनी चीज याद रखनी है आपको। अब बात आती है कि हमें एक एग्जाम्पल देना है एक्सटर्नलिटी का जो कि वेलफेयर ऑफ द पीपल को करता है रिड्यूस। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन क्या हो गया भाई, आपका एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। जितना आप जो है आपका जो एयर पोल्यूशन है वो व्हीकल्स से, फैक्ट्री से, बहुत सारी जगहों से आपको देखने को मिलता है। तो ये जो पोल्यूशन है इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो एनवायरमेंट है वो पॉइजनस बन रहा है, वो पोल्यूटेड बन रहा है। और जब हम उस एयर को इनहेल कर रहे हैं, हम उस एयर को ब्रीथ कर रहे हैं, तो हमारी जो बॉडी की जो फंक्शनिंग है उस पर प्रॉब्लम आ रही है, हमारे जो लंग्स हैं उनकी क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है। तो ये वेलफेयर जो है वो रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, सो एयर पोल्यूशन फ्रॉम मोटर व्हीकल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। The cost of air pollution for the rest of the society is not compensated by the producers or by the users of motor vehicles. ठीक है, तो जो कॉस्ट, जो कि एयर पोल्यूशन का जो कॉस्ट है उसे कोई भी कंपनसेट नहीं करता है। किसी भी फैक्ट्री से पोल्यूशन जो है या किसी भी फैक्ट्री से जो है जो हार्मफुल पार्टिकल्स है वो एयर में जो है रिलीज किए गए, तो उसके लिए कोई भी जो कंपनी है, कोई भी जो इंडस्ट्री है वो हमें कंपनसेट नहीं कर रही कि देखो हमारे जो है ना प्रोडक्शन की वजह से ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई है एनवायरमेंट में आप लोगों पर, तो आपको जो है ना हम कंपनसेट कर देते हैं कि आपकी जो हेल्थ खराब होगी वो इससे ठीक कर लेना। ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। इतनी सारी मोटर व्हीकल चल रही है, क्या कोई भी पर्सन कंपनसेट करता है? नहीं करता है। ठीक है, तो इसका जो कॉस्ट है वो कोई भी कंपनसेट नहीं करता है। ऑलराइट, तो ये एक हमारा एग्जाम्पल बनता है किसका, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या कैलकुलेट करना है हमें, सेल्स कैलकुलेट करना है। क्या क्या चीजें गिवन है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट स्टॉक, एक्सपोर्ट्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो अब जो है आपको फाइंड आउट करना है सेल्स। अब सबसे जो है सिंपल सी चीज स्टूडेंट्स, दैट इज सेल्स आपके कौन से फॉर्मूले में आता है, तो ये आता है आपके वैल्यू एडेड मेथड में। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड से हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है स्टूडेंट्स, हमें मिलता है अपना GVA at MP। ऑलराइट, ये पर्टिकुलर हमें मिलता है। अब GVA at MP को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, NVA at FC से करके देख लेते हैं। NVA at FC गिवन है आपके पास में, ये नेट को ये जो नेट है उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, प्लस करोगे डिप्रिसिएशन को, उसके बाद में ये फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है, तो क्या करोगे, फैक्टर कॉस्ट में प्लस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका मार्केट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तो प्रोसेस हो गई आपके GVA at MP को किससे फाइंड आउट करने की, NVA at FC से। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है सेल्स को। अब सेल्स को कैसे फाइंड आउट किया जाए, अब देखो मैं अगर GVA at MP ना भी फाइंड आउट करूं तो क्या मैं डायरेक्टली NVA at FC से सेल्स फाइंड आउट कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ ये समझो, यहाँ पर हमने इतना लिखा, इसको हटाओ, इधर हम लिख दे इज इक्वल टू, क्योंकि इन सबको ऐड कर कर आपको क्या मिल जाएगा, NVA at MP मिल जाएगा। इसको लिखा हमने इज इक्वल टू, क्या आता है, GVA at MP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर डायरेक्टली नहीं गिवन होता तो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके। तो यहां पर हम करेंगे इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, और इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। ऑल राइट, ये चीज आप करोगे, चेंज इन स्टॉक आपके पास में डायरेक्टली गिवन है। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सपोर्ट्स है,
क्या आप इसको इंक्लूड करोगे यहाँ पर या नहीं करोगे? अब बात ये आती है कि हमें निकालना है सेल्स। सेल्स में आपकी दोनों सेल्स आती है स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक सेल्स भी आती है और इंटरनेशनल या फिर हम बोले फॉरेन सेल्स भी इंक्लूडेड होती है। फॉरेन सेल्स मतलब कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स है। सो दैट मीन्स ये जो 200 है, या आपका ऑलरेडी इस सेल्स में क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। तो इस एक्सपोर्ट्स को आप जो हो सेपरेटली नहीं लेने वाले हो। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस सेल्स को हम यहीं रहने दें और ये जो हमारे बाकी के जो एग्रीगेट्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उन्हें हम कहाँ ले जाएं, अपने इस वाले साइड पे ले जाएं, इज इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में ले जाएं। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ये जो है आपका चेंज इन स्टॉक माइनस हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपको बेसिकली करना क्या है, आपको सेल्स को फाइंड आउट करने के लिए NV8FC प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NIT माइनस चेंज इन स्टॉक प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना होगा। साइड्स चेंज होंगे तो इसलिए ये दोनों जो है इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। ऑल राइट, तो आई गेस की जो कैलकुलेशन कैसे हम लोग करने वाले हैं ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब इसी चीज को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सेल्स इज इक्वल्स टू नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरमीडिएट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, आपके जो इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, आपके पास में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं गिवन है, तो आपको करना क्या था, आपको NVA@FC में प्लस करना था NIT। अगर मैं इसको एक्सपांड करके लिखूं तो हमें क्या करना था, प्लस करना था इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस करना था सब्सिडीज। सब्सिडीज गिवन नहीं है तो हम सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, दैट इज ये जो 60 है इसे ऐड कर दिया जाएगा। ऑल राइट, तो जो वैल्यूज है वो हम लिख देते हैं, दैट इज 560 प्लस 60 प्लस 1000 प्लस 60 माइनस माइनस 30। ठीक है, तो अब ये जो आपका चेंज इन स्टॉक है ये आपको किस में गिवन है, ये आपको माइनस में गिवन है, तो इसको आप माइनस एज इट इज ले लोगे। तो ये आ गई आपकी कुछ 1000 प्लस 560 कितना हो जाएगा, 1560। इसमें 60 प्लस 60 कितना होता है, 120। 120 को हम कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 1680 और इसमें जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 1710 lakhs। ठीक है, दैट इज 1710 lakhs। ऑल राइट, तो जो सेल्स की वैल्यू है वो निकल गई आपकी। आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है कैसे हमने जो है सेल्स की वैल्यू को किया है फाइंड आउट। ठीक है, अब चले आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिविंग रीजंस कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो। अब आपके सामने कुछ 4 चीजें गिवन है, कैपिटल, सेविंग, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड वेल्थ। अब आपको रीजंस के साथ में बताना है कि इसमें से कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो है। ठीक है, अब या तो आपको ये वाले क्वेश्चन को आंसर करना है या फिर आपके पास में एक और क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसे आंसर करना है। अब ये दोनों में से एक आंसर कब करते हैं आप, जब ये चीज आपके एग्जाम में पूछी जाती, लेकिन एट प्रेजेंट ये आपके एग्जाम में नहीं पूछी जा रही है, ये आपका जो है आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप दोनों ही क्वेश्चंस को क्या करने वाले हो, सॉल्व करने वाले हो, क्योंकि हमें पता है कि प्रैक्टिस के टाइम पर हमें जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो हम अभी एट प्रेजेंट इन दोनों ही क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आपके पास में और काइंड ऑफ क्वेश्चन आएगा तो आपको दोनों क्वेश्चंस में से एक ही क्वेश्चन को आंसर करना होगा। ऑल राइट, अब जल्दी से जो है हम दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में कौन सा आएगा, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। अब कैपिटल क्या होता है, तो कैपिटल इज अ स्टॉक। ठीक है, क्यों है स्टॉक उसे भी एक्सप्लेन करना है। दिस इज सो बिकॉज कैपिटल इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, कैपिटल को हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, हम पूरा जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं देखते हैं, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं कि कैपिटल कितना है आपका। ठीक है, इसलिए हम उसे स्टॉक बोलेंगे। फिर सेविंग्स क्या हो गई, सेविंग जो है वो फ्लो कहलाती है। क्यों, क्योंकि सेविंग्स को आप कैलकुलेट कर दो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने कितना जो है सेव किया है। ठीक है, आपने 1 वीक में, 1 मंथ में, 1 ईयर में कितना सेव किया है, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वाली सिचुएशन होती है। सो दिस इज सो बिकॉज इट रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ फ्लो।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, फ्लो है। ये फ्लो क्यों है, क्योंकि इसे हम पूरे एक ईयर के लिए फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जब आप पूरे ईयर के लिए फाइंड आउट कर रहे हो तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है, इसलिए इसे हम फ्लो कहेंगे। बिकॉज इट रिलेट्स टू अ टाइम पीरियड विच इज जनरली 1 फिस्कल ईयर, ठीक है। देन वेल्थ क्या है, तो वेल्थ इज अ स्टॉक बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। वेल्थ आपकी स्टॉक हो जाती है, और क्यों हुई है, क्योंकि उसे हम जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर करते हैं फाइंड आउट। ऑल राइट, तो ये हमारे जो है, जो हमें स्टॉक एंड फ्लो में डिस्टिंग्विश करना था वो हमने कर दिया। आई गेस कि ये चीज क्लियर है। अब इसका जो सेकेंड वाला क्वेश्चन था, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक्सप्लेन करो, वो देख लेते हैं। सो द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट एंड इंडिविजुअल्स इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. Production gives rise to income, that is factor incomes, which in turn gives rise to demand for goods and services. This demand leads to expenditure by households on goods and services produced. In this way, income generated by production units reaches back to the production units and makes the circular flow complete. ठीक है, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो क्या है, वो है फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक जगह से जो है फ्लो होता है मनी, दूसरी जगह से वापस जो है वापस फ्लो होके वहीं आ जाता है, मतलब कि ये सर्कल में चलता रहेगा। जैसे कि हमने हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स लिया, हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को क्या दिया भाई, इन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, ठीक है। वेरियस जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रोवाइड किए हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को। तो फिर फर्म्स ने इन रिटर्न इनको क्या दिया, इनको जो है गुड्स एंड सर्विसेज का जो कंजम्पशन है वो जो है यहाँ पर दिया जाएगा। मतलब कि हम यहाँ पर बेसिकली ये बोलेंगे, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ से गए तो फिर ये जो फर्म्स हैं ये इन्हें जो है गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए जो मनी है वो दे रही है। दैट इज, ये आप देख सकते हो, वेजेस, रेंट, डिविडेंड, ठीक है। यहाँ से मनी इधर गया, इधर क्या आया, वेजेस आए, रेंट आए, डिविडेंड आए। तो ये जो वेजेस, रेंट, डिविडेंड है इसे एक्सपेंडिचर किया जाएगा, यहाँ से वापस जो है एक्सपेंसेस इनकर किए जा रहे हैं, फर्म के पास में एक्सपेंसेस आए, और एक्सपेंसेस किस पर आए, गुड्स एंड सर्विसेज पर आए। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए एक्सपेंस किया गया, तो यहाँ से फर्म ने जो है गुड्स एंड सर्विसेज किसको दे दिए, हाउस होल्ड्स को दे दिए। सो मतलब कि बेसिकली हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड्स जो है वो अपना जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अपनी जो फैक्टर सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को। फर्म्स जो है वो इन रिटर्न उन्हें जो है उनके वेजेस पे करती हैं। उन वेजेस को यूज करके हाउस होल्ड्स जो है वो उस प्रोड्यूसर ने, उस फर्म ने जो प्रोडक्शन क्या है उन्हीं गुड्स को खरीद रही है। तो वो जो मनी इसके पास आया था, एक हाउस होल्ड के पास आया था इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, वो वापस कहाँ चला जाता है, फर्म के पास चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और वो जो गुड्स बनाए गए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है फर्म्स के थ्रू, वो आपके हाउस होल्ड्स तक पहुंचती है। फिर से क्या होता है, फिर से जो हाउस होल्ड्स है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को। फर्म्स फिर से क्या करेंगी, जो वेजेस है वो पे करेंगी हाउस होल्ड्स को, फिर हाउस होल्ड्स फिर से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर करेंगी, और ये प्रोसेस ऐसा ही चलता रहता है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो आई गेस कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। C is equals to 100 plus 0.4y is the consumption function of an economy where C is the consumption expenditure and Y is national income. Investment expenditure is 1100. Calculate equilibrium level of national income and consumption expenditure at equilibrium level of national income. क्या गिवन है आपके पास में, आप लोगों के पास में गिवन है जो C की वैल्यू है, दैट इज जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो हमारा फंक्शन है वो गिवन है, दैट इज 100 प्लस 0.4y, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो आपके पास में गिवन है। आपको बोला गया है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आपको करना है फाइंड आउट। कैसे करोगे स्टूडेंट्स, देखो हमें बहुत ही अच्छे से पता है एट इक्विलिब्रियम AS इज इक्वल्स टू AD होता है, और अब तो हमें ये भी पता है कि डायरेक्टली हम AS इज इक्वल्स टू AD ना भी बोले तो भी हम सीधा सीधा बोल देंगे Y इज इक्वल्स टू C प्लस I होता है जब हम बोलते हैं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है। Y क्योंकि AS और Y सेम चीज है एंड AD के कंपोनेंट्स होते हैं आपके C प्लस I, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है C की जो वैल्यू है वो पुट करूं, ये जो वैल्यू गिवन है हमारे पास में दैट इज 100 प्लस 0.4y प्लस 1100, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास में जो y की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है।
दैट इज जो आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो निकल जाएगी। और फिर जब आपके पास में इनकम आ जाएगी तो आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो हमारा पूरा फंक्शन है इसमें ये जो y की वैल्यू है इसकी जगह पर हम अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिख दे, सॉरी यहाँ पर हम जो अपने y की जो दैट इज जो इनकम निकाली है हमने इक्विलिब्रियम वाली वो लिख देंगे और इसे पूरे को सॉल्व कर देंगे तो आपका कंजम्पशन निकल जाएगा। या फिर आप एक और चीज कर सकते हो कि हमें पता है y इज इक्वल्स टू c प्लस आई होता है, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, i की वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी है, तो आप इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो भी जो कंजम्पशन है वो आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो इस वजह से जो है आप आपकी जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन है ये फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो है इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। गिवन हमने लिखा y इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, कंजम्पशन फंक्शन क्या है हमारा 100 प्लस 0.4y है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपके पास में 1100 गिवन है। ठीक है, दिस वुड बी 1100, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है 1100 है। उसके बाद में आगे चलते हैं, वी नो दैट y इज इक्वल्स टू c प्लस आई होता है, दैट इज y इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.4y प्लस 1100। ये 0.4 कहां चला जाएगा, इस y के पास चला जाएगा एंड 1100 प्लस 100 विल गिव यू 1600, सॉरी 1200। ठीक है, इधर y माइनस 0.4y करोगे तो क्या आएगा 0.6y। तो ये चीज हमने लिखी। अब इसे हम लोग सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो कुछ इस वे से सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, हम 1200 डिवाइडेड बाय 0.6, यहां से हम जो है अपना ये डेसिमल हटा दें तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हम क्या 10 को। ऑल राइट, अब इसे सॉल्व कर दो। 6 1s are 6 and 6 200s are what 1200, तो 200 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2000। तो जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है उसकी वैल्यू क्या आ गई, उसकी वैल्यू आ गई आपकी 2000। ठीक है, अब जो आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है ये तो निकल गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर आते हैं। सो नाउ c इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.4y, ये जो फंक्शन हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, इस y की जगह पर हम लिख देंगे क्या 2000। ठीक है, तो 100 प्लस 0.4 इंटू 2000। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। कैसे करोगे, यहाँ पर एक डिजिट के पहले डेसिमल है ना, तो पीछे से एक जीरो को कैंसिल आउट कर दो। अब आपको क्या करना है, अब आपको 200 मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है, दैट इज ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 800 और उस 100 को आपने एज इट इज लिख दिया। तो c इज इक्वल्स टू 100 प्लस 800 कितना आ गया, ये आ गई आपके पास में 900। तो आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये कितना बन गया स्टूडेंट्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका जो है 900 निकल गया है। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये जो क्वेश्चन है अच्छे से क्लियर हो गया, कैसे हमने जो है अपनी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को फाइंड आउट किया है एंड अपना जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम उसे कैसे फाइंड आउट किया है। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास में कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को हमें करना है कंप्लीट। यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या गिवन है, इनकम है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव गिवन है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है आपकी ये जो मिसिंग फिगर्स हैं इन्हें। कैसे फाइंड आउट कर ले, सबसे पहले तो देखो क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दोनों सेविंग्स वाली चीज है। तो आप क्या फाइंड आउट कर लो स्टूडेंट, सबसे पहले जो सेविंग्स है वो निकाल लो। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरी लिंक है ये यहीं से जाने वाली है, तो सेविंग्स हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब कैसे की जाती है सेविंग्स को फाइंड आउट, वी नो इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होती है। तो अब हम क्या करें, इनकम माइनस कंजम्पशन करें तो सेविंग मिल जाएगी, दैट इज 0 माइनस 80 करोगे, आंसर क्या आएगा, दिस वुड बी माइनस 80। 0 माइनस 80 क्या आ गया आपका, माइनस 80 आ गया। 100 माइनस 140 ये कितना हो गया आपका, माइनस 40। ठीक है, फिर उसके बाद में 200 माइनस, यहां पर हमें पता ही नहीं है कि क्या है। अब उसके लिए क्या करो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव देखें तो यहाँ पर गिवन है हमारे पास में, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, s डिवाइडेड बाय y करके। ठीक है, अब आपके पास में y गिवन है 200
और एस आपके पास में गिवन नहीं है। इधर मैं लिख दूं 0, एपीएस इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाय वाई है। एपीएस हमारे पास में 0 गिवन है, एस हमारे पास में है नहीं, और वाई आपका 200 है। इस 200 को हम इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 0 मल्टीप्लाइड बाय 200 विल गिव यू सेविंग्स, दैट इज 0 से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये वाली सेविंग्स जो है वो आपकी 0 निकलती है। जब सेविंग 0 है, इनकम तो अब अगर सेविंग्स है और इनकम है तो आप कंजम्पशन निकाल सकते हो, दैट इज 200 माइनस 0 करोगे, आंसर कितना आएगा, 200। तो ये आ जाती है आपकी क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो ये मिसिंग फिगर था वो हमें मिल गया। उसके बाद में नेक्स्ट वाला देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव गिवन है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, लेकिन इनकम गिवन नहीं है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की हेल्प से आपकी जो सेविंग्स है वो निकाल लोगे, जैसे हमने इस वाले प्लेस पर फाइंड आउट की थी। दैट इज, देखो क्या लिखा हमने यहाँ पर लिखा है 0.20। ऑलराइट, अब ये लिखा हमने 0.20, लेकिन इनकम भी आपके पास गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे आप, तो देखो सिंपल सी चीज है, अब आप क्या कर सकते हो। अब आपके पास में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, कितना है, 240। अब क्या करो, हमें पता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को अगर हम 1 से माइनस कर दें तो वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बन जाता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल्स टू कितना होता है, इज इक्वल टू आपका जो है 1 होता है। अब मेरे पास में एपीएस गिवन है, मैं अगर एपीसी फाइंड आउट कर लूं तो मैं इस लेवल पर जो इनकम है वो निकाल सकती हूँ, बहुत ही इजीली निकाल सकती हूँ। तो अब क्या करो, आप जो हो 1 माइनस 0.20 कर दो, तो आपकी क्या निकल जाएगी, एपीसी निकल जाएगी। ठीक है, दैट इज कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.20, ये आ जाएगी आपकी 0.80, या फिर मैं इसको 0.8 भी बोल सकती हूँ। अब मैं बात कर रही हूँ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। तो कंजम्पशन कितना है हमारा इस वाली प्लेस पर, 240। ठीक है, ये मैंने लिखा कंजम्पशन, और इनकम हमारे पास में हमें पता नहीं है, तो इसको मैंने वाई लिख दिया। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करें, y को हम इस साइड ले जाएं, 0.8 को हम जो है डाउन साइड ले आए, तो ये बन जाएगा आपका 0.8, इधर आ गया आपका क्या, y। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10 को। अब 240 डिवाइडेड बाय 8 करो, क्या आ जाएगा आंसर, दिस इज 30, एंड 30 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना आ गया, 300। तो आपका जो इनकम है वो कितनी निकल गई, 300 निकल गई। कैसे निकाली, आई गेस अच्छे से क्लियर हो गया। हमने एपीएस की हेल्प से एपीसी फाइंड आउट किया, और फिर एपीसी की हेल्प से जो इनकम है वो फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट 260 गिवन है कंजम्पशन, इनकम नहीं गिवन है, फिर से क्या कर लो, 1 माइनस 0.35 कर दो। ठीक है, तो आपका जो है क्या निकल जाएगा, एपीसी निकल जाएगी। एपीसी जो है वो निकल गई आपकी कितनी, 0.75। यहां पर हम बाकी के फिगर्स पुट कर देते हैं, यह आ गई आपकी 260। ठीक है, और यहाँ पर ये y आ जाता है। अब y को हम इस साइड ले जाएंगे, 0.75 को हम कहाँ ले आएंगे, अपने डाउन साइड पे ले आएंगे डिवीजन में। ठीक है, और फिर उसे जो है हम डिवाइड कर देंगे, नॉट 25 आएगा, ये 65 आएगा, सॉरी। ठीक है, वो थोड़ी सी जो है वो हो गया, ये यहाँ पर 65 कर देना। अब इसको जो है आप सॉल्व कर दोगे तो आपका जो है आंसर निकल जाएगा, दैट इज जो इनकम है वो निकल जाएगी। अब यहाँ पर आपकी इनकम आ गई स्टूडेंट्स, कंजम्पशन सारे हो गए, तो आप इनकम माइनस कंजम्पशन करोगे तो ये दो लेवल पर जो सेविंग्स है वो निकल जाएगी। जब सेविंग्स है, इनकम है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आप फाइंड आउट कर लोगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई करके। ठीक है, तो क्या क्या प्रोसेस हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, कैसे हम अपना जो है सारे ये मिसिंग फिगर्स को फिल करने वाले हैं, आई गेस आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गया है। और अब जो है हम इनके जो मिसिंग फिगर्स हैं ये देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने एक जो है कॉलम बना दिया अपनी सेविंग्स का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ले रही है एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ले ली यहाँ पर। ठीक है, ये 200 मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखा दिया, ये 300 मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखा दिया, 400 को हम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं वो चीज मैंने आपको समझा ही दी है। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम ये जो दो लेवल की जो हमारी सेविंग्स है वो निकाल लेंगे। दैट इज 300 माइनस 240 क्या, तो 60 आ गया, एंड 400 माइनस 260 क्या, तो ये 140 आ गया। ठीक है, अब क्या कर लो भाई, अब जो आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है ये निकाल लो। 40 डिवाइडेड बाय 100 ऑलरेडी गिवन था। यहाँ पर जो आप लोग रेड में जितने भी फिगर्स देख रहे हो ये सारे फिगर्स मिसिंग थे, जैसे कि हमने फाइंड आउट किया है। सो 40 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.4 हो गया। कैसे निकाला 40 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, चेंज इन सेविंग निकालो, -40
माइनस जीरो, माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। मतलब हम ये बोलेंगे ये -40 से 0 पे गया है, दैट इज सॉरी 0 माइनस -40 आपको करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर आपका +40 आ जाएगा, दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। फिर नेक्स्ट 60 माइनस 0 करेंगे, ठीक है, ये 60 माइनस 0 करेंगे, ये 60 आ गया, एंड 140 माइनस 60 करेंगे तो 80 आ गया। और यहाँ पर तो हम देख ही सकते हैं कि 100 का डिफरेंस है। तो इस वे में हमने जो हमारी जो मिसिंग फिगर्स है इन्हें कर लिए फाइंड आउट, एंड आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं कैसे हमने इन सबको फाइंड आउट किया है। ऑल राइट, तो ऐसे मिसिंग फिगर्स वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों को जो है सॉल्व करते हुए आना चाहिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये कुछ डेटा गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेशनल इनकम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास में क्या क्या वेरिएबल्स गिवन है, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि हमें कौन सा जो है फॉर्मूला या कौन सा मेथड अपना यूज करना होगा। क्या क्या चीजें गिवन है आपके पास में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड नेट इंपोर्ट्स, ये सब कुछ गिवन है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये जो सारी वैल्यूज गिवन है ये आपके कौन से मेथड से रिलेटेड है, तो ये है आपके एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड। एक्सपेंडिचर मेथड में आपको कौन सा एग्रीगेट मिलता है, हमें एक्सपेंडिचर मेथड में GDP@MP मिलता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, GDP@MP को फाइंड आउट करने का, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। हम क्या ऐड करते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड करते हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारे पास में क्या गिवन है, नेट इंपोर्ट्स गिवन है, ठीक है। तो अब जब एक्सपोर्ट्स होता है तो हम ऐड करते हैं, इंपोर्ट्स गिवन है तो जस्ट जब अपोजिट चीज गिवन है तो हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस नेट इंपोर्ट्स। इतना हम करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अपना GDP@MP। लेकिन हमें चाहिए अपनी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, या नेशनल इनकम का हमारा एग्रीगेट क्या होता है, NNP@FC होता है। अब कन्वर्जन करें, ग्रॉस को नेट में बदलो, कैसे बदलोगे, माइनस करोगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन गिवन है क्या, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन है, तो चलो मैं इसको लिख देती हूँ CFC, ठीक है। उसके बाद में ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, ठीक है। तो डोमेस्टिक को नेशनल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या गिवन है आपके पास में, बिल्कुल गिवन है, तो इसमें आप ऐड कर दो NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है, तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे बदलोगे, माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। आपके पास में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, यहां पर आप माइनस कर दोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जब आप ये पूरी चीज करोगे स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका NNP@FC जो है ये मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये पूरी जो प्रोसेस है हमें अप्लाई करनी होगी। अब जो फिगर्स है वो देख लें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा आपका 900, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा आपका 400, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे हमारे 100, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा कितना 250, चेंज इन स्टॉक की जरूरत नहीं है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -40 हम लोग ले लेंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ले लेंगे 20, नेट इंपोर्ट्स ले लेंगे 30। तो ये सारी वैल्यूज हम ले लेंगे जो कि अभी अभी हम लोगों ने देखी, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपनी जो नेशनल इनकम है उसे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इसे हम बाद में देखते हैं, पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर आते हैं। सो नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस नेट इंपोर्ट्स एंड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। सारे फिगर्स हमने यहाँ पर लिखे, ये तो 900 प्लस 400 प्लस 250 हम लोग कर देंगे। उसके बाद में इन सारी वैल्यूज को हम एक साथ में ऐड करके क्या कर देंगे, जो आपका उसका एडिशन आएगा उसमें से माइनस कर देंगे, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 1360 करोड़ का। तो आपकी नेशनल इनकम की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, आपकी नेशनल इनकम की वैल्यू आ गई है 1360 करोड़।
ऑल राइट, सो आई गेस क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो गया है आप लोगों को। अब जो एक क्वेश्चन हम छोड़कर आए उस पर चले वापस। ये और वाला क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, क्या है इस क्वेश्चन में वो भी देख लेते हैं। बोला गया है कैलकुलेट नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या फाइंड आउट करना है आपको? नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नाउ स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हमारे करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को फाइंड आउट नहीं करने वाले। ठीक है, 2013 में ये जो है सिलेबस में आया करता था, तो ये यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन एज पर आर करेंट सिलेबस ये हमारा जो है सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, इसलिए हम इसे यहाँ पर नहीं सॉल्व करेंगे। ऑल राइट, आई गेस ये चीज आप लोगों को हो गई है अच्छे से क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग विद दिस हम क्या कर लेते हैं, अपना जो दिल्ली का सेट 1 है इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब आता है हमारा सेट 2। अब सेट 2 में हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो कि आपके सेट 1 से डिफरेंट है। जब ये वेरियस सेट्स आते हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एकदम सिमिलर होते हैं। तो जो सिमिलर क्वेश्चंस है ना, हम उन्हें वापस यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंट क्वेश्चंस है जो कि सेट 1 में नहीं है या फिर सेट 1 से डिफरेंट आपको सेट 2 में देखने को मिल रहा है, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ऑल राइट, तो चलो जो अपना क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, इन एन इकोनॉमी S is equals to -100 plus 0.6y is the saving function where S is saving and y is national income. If investment expenditure is 1100, calculate equilibrium level of national income, consumption expenditure of equilibrium level of national income. ठीक है, अब आपके पास में यहाँ पर सेविंग का फंक्शन गिवन है स्टूडेंट्स। जो हम लोगों ने सेट 1 में क्वेश्चन देखा था वो हमारे पास में क्या गिवन था, कंजम्पशन का फंक्शन गिवन था, यहाँ पर सेविंग का फंक्शन गिवन है। और क्या गिवन है आपके पास में, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है। और आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम जो है ये करनी है फाइंड आउट। कैसे करोगे स्टूडेंट्स? देखो, एट इक्विलिब्रियम हमें पता है दो अप्रोचेस हम लोगों ने पढ़ी है, AD इज इक्वल्स टू AS और एक और कौन सी, S इज इक्वल्स टू I। राइट, ये हमने पढ़ा है। S की वैल्यू लिखो -100 प्लस 0.6y इज इक्वल्स टू I की वैल्यू कितनी है, 1100। अब इस पूरे में हम देख रहे हैं सिर्फ A की जो है हमारे पास में क्या है, y ऐसा एक हम बोलेंगे लेटर है जो कि हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो y हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास में है। राइट, तो हम जो है अपनी इनकम को कर लेंगे फाइंड आउट। ऑल राइट, इस पूरे को जो एडजस्टमेंट है वो करने के बाद में जो इनकम है वो निकल जाएगी। दैट मीन्स ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला दैट इज आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। तो हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम y इज इक्वल्स टू क्या होता है, C प्लस I होता है। y आपको मिल जाएगा, I आपके पास में है, y माइनस I करोगे C मिल जाएगा। या फिर आप एक और चीज कर सकते हो, We also know C is equals to C bar plus BY होता है। और हमें ये भी पता है कि S is equals to क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस C bar प्लस 1 माइनस BY। ठीक है, ये दो चीज हमें पता है। तो माइनस C बार को C बार में हम कन्वर्ट कर दें, दैट इज ये -100 है, तो जब हम माइनस हटा देंगे तो ये सिर्फ 100 बचेगा। प्लस ये 1 माइनस क्या है, B है, दैट इज 1 माइनस 0.1 माइनस जो हमारा MPC था वो क्या निकला है आपका, 0.6 निकला है। तो अब अगर मुझे सिर्फ B चाहिए तो मैं क्या कर दूं, 1 माइनस 0.6 कर दूं, तो ये आ जाएगा मेरा कितना, 0.4। ठीक है, और यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, y को। ऑल राइट, तो ये जो y की वैल्यू आप यहां से निकालोगे उस y को वहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे और पूरे को आप सॉल्व कर दोगे, तो आपके पास में जो C है दैट इज जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसकी वैल्यू निकल जाएगी। ऑल राइट, तो इस वे से आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया है क्या क्या कैलकुलेशंस हम लोग करने वाले हैं। अब हम चलते हैं सीधा अपना जो इसका सोल्यूशन है उस पर। सेविंग फंक्शन दैट इज S इज इक्वल्स टू -100 प्लस 0.6y। इन्वेस्टमेंट गिवन है आपके पास में 1100 और y जो है वो क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। वी नो दैट S इज इक्वल्स टू I होता है एट इक्विलिब्रियम। सो हमने जो है ये गिवन चीजें लिखी और ये S की जगह पर
ये जो है s इज इक्वल्स टू -100 प्लस 0.6 y है, तो s की जगह पर मैंने i लिख दिया, इसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि s इज इक्वल्स टू i होता है। इस चीज को हमने यहाँ पर लिखा, i की वैल्यू लिख दी 1100, ठीक है। ये 100 को हम कहाँ ले गए अपने 1100 के पास में, इधर माइनस में उधर प्लस हो गया, दैट इज ये बन गया आपका 1200 इज इक्वल्स टू 0.65। इसको सॉल्व कर दो स्टूडेंट, 0.6 को हम 1200 के पास ले जाए तो ये क्या हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 0.6। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं 10 का जो है न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में इसको डिवाइड किया, ये बन गया आपका 200, ठीक है। 200 मल्टीप्लाइड बाय 10, इनकम कितनी आ गई आपकी, इनकम आ गई आपकी 2000, दैट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कितनी हो गई आपकी 2000 हो गई है, ठीक है। तो आई गेस कि ये इनकम तक का जो हमारा पूरा प्रोसेस था ये क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होने वाला है। नाउ कंजम्पशन, अब हमें पता है y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, y हमारे पास में 2000 अभी हमने फाइंड आउट किया, i ऑलरेडी गिवन है दैट इज 1100, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे 2000 इज इक्वल्स टू c प्लस आई दैट इज 1100, वहां पर वैल्यू लिख देंगे। अगर इस 1100 को हम इस साइड पर ले जाएंगे वो माइनस में आ जाएगा, दैट इज 2000 माइनस 1100 विल गिव यू दी वैल्यू ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 900, ठीक है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल क्या हो जाएगा आपका 900। ऑल राइट, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आई गेस अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल, ठीक है। एक टेबल को जो है हमें कंप्लीट करना है। इनकम गिवन है, सेविंग्स गिवन है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है। नाउ स्टूडेंट्स देखो, सबसे इजीली आप क्या कर लोगे, इनकम और सेविंग गिवन है तो इनकम माइनस सेविंग कर कर आप अपना जो कंजम्पशन है इसे फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। कंजम्पशन को फाइंड आउट करने के बाद में वेरियस लेवल्स पर एपीसी और एमपीसी को फाइंड आउट करना बिल्कुल इजी हो जाएगा, जो कि हमारा क्या फॉर्मूला होता है, एपीसी का होता है सी डिवाइडेड बाय वाई, वाई जो कि इनकम आपकी हर लेवल पर गिवन है, कंजम्पशन आप निकाल ही लोगे। वहीं अगर हम एमपीसी की बात करें तो ये क्या होता है, चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। तो जब आपके पास में कंजम्पशन भी है इनकम भी है तो आप चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम ये दोनों भी निकाल सकते हो। फिर उसकी हेल्प से आपका एपीसी और एमपीसी दोनों जो है बहुत ही इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है अपना जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसे कर लेना है फाइंड आउट, ठीक है। तो आ जाता है अपने सोल्यूशन पे। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, अपना जो कंजम्पशन है इसे फाइंड आउट कर लिया, दैट इज कैसे करोगे 0 माइनस 40, ठीक है। बिकॉज हमें इनकम माइनस सेविंग्स करना है, माइनस का साइन यहाँ पर ऐड कर दो। अब क्या कर रहे हो 0 माइनस -40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गई आपकी कितनी 40। फिर 50 माइनस -20, माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया तो 50 प्लस 20 विल गिव यू 70। फिर 100 माइनस 0 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 100। 150 माइनस 30 हो गया आपका 120 एंड 200 माइनस 200 माइनस 50 हो गया आपका 150, ठीक है। ये वेरियस लेवल्स पर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो निकल गया। अब आपको चाहिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो अब आप क्या करोगे सी डिवाइडेड बाय वाई करोगे, ठीक है। दैट इज कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम हम करने वाले हैं। -40 डिवाइडेड बाय 0 आपका जो वैल्यू है वो अनडिटरमाइंड रहेगी। उसके बाद में 40 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ जाएगा भाई, 70 डिवाइडेड बाय 50 नॉट 40, 70 डिवाइडेड बाय 50 आप करोगे, 0 0 कैंसिल आउट हो गए, 7 डिवाइडेड बाय 5 आपको करना है, आपका आंसर आएगा 1.4। देन 100 डिवाइडेड बाय 100 आ गया आपका कितना 1, 120 डिवाइडेड बाय 150 कितना आ गया, ये आ गया आपका 0.8 एंड 150 डिवाइडेड बाय 200 आ जाएगा आपके पास में 0.75। ये हमारे पास में वेरियस लेवल्स पर अपनी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये निकल गई, ठीक है। अब इसके बाद में आगे आते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वाला तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, उसके नेक्स्ट वाला देखें, 70 माइनस 40 करोगे तो चेंज इन सी आ गया आपका कितना 30, 50 माइनस 0 विल गिव यू 50, तो 30 डिवाइडेड बाय 50 करने पर 0.6 आंसर आ गया। 100 माइनस 70 कितना आ गया 30 आ गया आपका, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 50-50 का गैप है तो आपका चेंज इन वाई कांस्टेंट रहने वाला है, दैट इज 50, ठीक है। तो ये फिर से 30 डिवाइडेड बाय 50 किया तो 0.6 आ गया। देन 120 माइनस 100 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 माइनस 50 कितना आ गया 0.4 आ गया, एंड 150 माइनस 120 फिर से 30 हो गया, तो 30 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ गया आपका
0.6 आ गया है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास में वेरियस जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये निकल गई है। ऑल राइट, सो ये हमारा जो इनकम्प्लीट टेबल था ये हो जाता है कंप्लीट, एंड आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी है ये, ठीक है। फिर आ जाए नेक्स्ट पर। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, दिल्ली रीजन का सेट 3, ठीक है। सेट 2 में जितने भी जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे फ्रॉम योर सेट 1 वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब सेट 3 को भी जो है सॉल्व कर लेते हैं, और सेट 3 में भी हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि डिफरेंट है आपके सेट 1 से, ठीक है। तो चलो अब जो सेट 1 एंड सेट 2 दोनों से ही, तो अब जो है इसके जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लें। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास में, कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या फाइंड आउट करना है आपको, सेल्स जो है वो फाइंड आउट करना है इस डेटा से। क्या गिवन है डेटा में ये देखते हैं। इंटरमीडिएट कॉस्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, चेंज इन स्टॉक, सब्सिडी, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट एंड एक्सपोर्ट्स। अब आपके जो सेल्स हैं स्टूडेंट्स वो आपका कौन से फॉर्मूले में आएगा, वो आएगा आपका GVAT-MP में, GVAT-MP की कैलकुलेशन में, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा है ये, दिस इज योर वैल्यू एडेड मेथड। सो GVAT-MP इज इक्वल्स टू, अगर मैं सेल्स के टर्म्स में लिखूं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट, प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। ना एक चीज ध्यान रखना कि ये जब हम सेल्स बोल रहे हैं तो ये टोटल सेल्स है, मतलब कि ये डोमेस्टिक सेल्स भी है और एक्सपोर्ट्स भी है, ठीक है। तो इसलिए इन एक्सपोर्ट्स को हम सेपरेटली अपनी कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो 50 ऑलरेडी जो भी हमारी सेल्स की वैल्यू आएगी उसमें इंक्लूडेड रहेगी, ठीक है। और सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता क्या है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो कि हमें यहाँ पर लेना होता है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो आपके पास में चेंज इन स्टॉक गिवन है, आपके पास में जो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो गिवन है। अब क्या आपके पास में GVAT-MP गिवन है, नहीं। क्या गिवन है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है। तो ये तो बहुत इजी है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट को ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना। कैसे करोगे, ये नेट है ये ग्रॉस है, तो इसमें क्या कर देंगे हम, प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन को, देन ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है, तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, प्लस किया जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। अब क्या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन है हमारे पास में, ठीक है, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो 1300 में हम 80 को प्लस करेंगे। उसके बाद में आपके पास में सब्सिडीज गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं गिवन है, क्या गिवन है, सब्सिडीज गिवन है। अगर मैं इसको एक्सपांड करके लिखूं तो क्या हो जाएगा हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स 0 हो गए, सब्सिडीज है उसको माइनस कर दो, दैट इज ये जो 60 है आप इसको क्या करोगे, 60 को माइनस कर दोगे 1300 में से, तो 1300 माइनस 60 प्लस 80 करोगे तो आपको GVAT-MP मिलेगा। और फिर जब GVAT-MP मिल जाएगा तो फिर आप सेल्स आपकी इजीली फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि आपके पास में चेंज इन स्टॉक भी है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी है, ठीक है। तो आई गेस क्लियर हो गई आपको कैलकुलेशन क्या क्या करनी है। अब जो है इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन देख लेते हैं। सो NVAT-FC जो है वो 1300 गिवन है। GDP-AT-MP, GVAT-MP को हम GDP-AT-MP बिल्कुल बोल सकते हैं। सो GDP-AT-MP इज इक्वल्स टू NVAT-FC माइनस सब्सिडीज प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट इज 1300 माइनस 60 प्लस 80, दिस विल गिव यू 1320, ठीक है। Now also we know that GDP-AT-MP is equals to sales plus change in stock minus intermediate cost, ठीक है। तो सेल्स को हम जो है इसी साइड रखें और बाकी के जो साइंस है वो चेंज कर दें, तो GDP-AT-MP माइनस चेंज इन स्टॉक प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा वो, दैट वुड बी 1320 माइनस 50 प्लस 700, तो ये आ जाएगी आपकी सेल्स इज इक्वल्स टू 2070 lakhs, ठीक है। बहुत ही इजीली जो है इसका आंसर हमारा निकल गया है, एंड आई गेस कि आप लोगों को क्लियर भी हो गया है। अब जो है इसका नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, C is equals to 50 plus 0.5, Y is the consumption function where C is consumption expenditure and Y is national income and investment expenditure is 2000 in an economy. Calculate equilibrium level of national income and consumption expenditure at equilibrium level, ठीक है। क्या गिवन है स्टूडेंट्स, आपके पास में जो है कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, आपके पास में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है, और बोला गया है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को फाइंड आउट करो, और साथ ही साथ जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसे भी फाइंड आउट करो। अब सेट 1 और सेट 2 में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं
वैसा ही कुछ क्वेश्चन है ये भी, राइट। बस क्या है, फिगर्स चेंज हो गए, बाकी क्वेश्चन जो है वही है। तो अब प्रोसेस आई गेस आप लोगों को अच्छे से पता है। हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, जिसकी हेल्प से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर y की वैल्यू की हेल्प से हम अपना जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन होने वाला है वो कर लेंगे फाइंड आउट, ठीक है। तो आते हैं सोल्यूशन पर। y इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, कंजम्पशन फंक्शन कितना हो गया आपका, c इज इक्वल्स टू 50 प्लस 0.5y, इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 2000। नाउ जो फर्स्ट वाला है वो सॉल्व करें तो y इज इक्वल्स टू c प्लस आई है, दैट इज y इज इक्वल्स टू 50 प्लस 0.5y प्लस 2000, ठीक है। जो वैल्यूज है वो हमने पुट कर दी। नाउ स्टूडेंट्स ये जो 0.5y है इसे हम इस साइड ले जाएं तो क्या होगा, y माइनस 0.5y, y माइनस 0.5y क्या हो जाएगा, 0.5y बचेगा। तो ये हमने लिखा, ये 50 एज इट इज है, 2000 एज इट इज है, तो 2000 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 2050 हो जाएगा। मतलब कि अब हमारे पास में क्या हो गया है, ये पर्टिकुलर चीज बची है हमारे पास में, दैट इज 0.5y इज इक्वल्स टू 2050। तो अब इस y को यहीं रहने दो, ये आ गया आपका 2050 डिवाइडेड बाय 0.5, इसका पॉइंट हटा दो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो क्या, 10, ठीक है। अब सिंपल है, ये दोनों हो गए डिवाइड, 2050 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आंसर कितना आ गया आपका, आंसर आ गया आपका 4100, ठीक है। दैट इज जो हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है वो क्या हो गई, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम हो गई हमारी 4100। अब 4100 माइनस 2000 कर देंगे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, या फिर जो कंजम्पशन फंक्शन है उसमें y की वैल्यू को पुट कर दो तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। तो c इज इक्वल्स टू 50 प्लस 0.5y हमने किया, दैट इज 50 प्लस 0.5 इंटू 4100, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया आपके पास में 2050, 2050 प्लस 50 विल गिव यू 2100, ठीक है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल कितनी हो गई हमारी, 2100 हो गई है। ऑल राइट, आई गेस क्लियर है क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए इसी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करना है। क्या चीजें गिवन है आपके पास में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, सेविंग्स गिवन है, इनकम जो है वो एक की वैल्यू गिवन है, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करना है फाइंड आउट। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कैसे फाइंड आउट करते हैं, चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई से। चेंज इन सी तो हमें बहुत इजीली मिल जाएगा, चेंज इन वाई भी हमें बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर हम वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें तो चेंज इन वाई निकल जाएगा, एंड वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना, दैट इज इनकम की वैल्यू को फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे लिए, बिकॉज इनकम क्या होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग होती है, ठीक है। आपके पास में कंजम्पशन भी है, आपके पास में सेविंग भी है, तो आपको सिंपली करना क्या है, इनको ऐड करना है और इनकम वाले कॉलम में लिख देना है। जब इनकम फुल हो जाएगी तो फिर जो है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आप कर लोगे फाइंड आउट, ठीक है। तो आई गेस क्लियर हो गई आपको प्रोसेस, क्या आप अप्लाई करने वाले हो। अब देख लो इसका सोल्यूशन, 100 प्लस 50 कितना आ गया आपका, 150, जो कि ऑलरेडी गिवन था। 175 प्लस 75 विल गिव यू 250, 250 प्लस 100 कितना हो गया, 350, 325 प्लस 125 विल गिव यू 450, ठीक है। अब इसके बाद में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देख लो। देखो y में तो हम देख रहे हैं कितने कितने का डिफरेंस है, 100 का, तो हमारा चेंज इन y तो कांस्टेंट आ गया, दैट इज 100, ठीक है। अगर मैं देखूं अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो कितना डिफरेंस है, 175 माइनस 100 विल गिव यू 75, 250 माइनस 175 कितना हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो गया, ये हो गई आपकी 75, ठीक है। फिर उसके बाद में 325 माइनस 250, ये भी आपको जो है 75 ही जो है मिल रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी कांस्टेंट है, कैसा है, 75, 75 एंड 75। तो बस हमने लिख दिया अपना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में 75 डिवाइडेड बाय 100 विल गिव यू 0.75, एंड ये सेम चला क्योंकि आपकी इनकम का भी डिफरेंस सेम है, जो चेंज इन वाई निकल रहा है और जो चेंज इन कंजम्पशन निकल रहा है वो भी सेम है, इसलिए जो है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट निकला है। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन जो है अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया है। विद दिस स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये जो 2013 का क्वेश्चन पेपर है इसे कर लेते हैं अच्छे से कंप्लीट। आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये चीज़, ये जो पूरा हमारा 2013 का क्वेश्चन पेपर है अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है। नाउ इस वीडियो को एंड करने से पहले एक जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूंगी, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com और जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है वहां से भी आप जो हो इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। कैसे एक्सेस करना है, कैसे फाइंड आउट करोगे, वो चीज थोड़ी सी हम सीख लेते हैं। तो आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो कि अप्लाई करना है। आपको ओपन करना है गूगल, वहां पर आपको क्या करना है, टाइप करना है, सर्च करना है www.magnetbrains.com। तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होगी स्टूडेंट्स, उसे स्क्रॉल करोगे आप तो आपके सामने कुछ ये आने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे हो वेरियस ऑप्शंस है आपके पास में, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड। ठीक है, अब आपको इसमें से जो भी पढ़ना है आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे कि हमें 12th इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो हमने जो है इंग्लिश मीडियम पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने से इसके अंदर जितनी वेरियस चीजें अवेलेबल है वो आपको विजिबल हो जाएंगी। टर्म टू एग्जाम, क्लास 12, क्लास 11, 10th एंड सो ऑन। अब इसमें से आपको जो पढ़ना है, जिस क्लास का पढ़ना है उस पर आपको क्लिक करना है। आपको टर्म टू एग्जाम को टारगेट करके पढ़ना है, आप जो हो उस पर क्लिक कर दो। अगर आपको जो है क्लास 12 का कुछ पढ़ना है तो क्लास 12 पर आपने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने से इसके अंदर की जितनी भी प्लेलिस्ट हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगी। आप इसे स्क्रॉल करोगे स्टूडेंट्स तो आपको कुछ ये दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स की आपको 4 प्लेलिस्ट दिखने वाली है। 4 किस चीज की, 2 फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड 2 फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दो क्यों है, क्योंकि एक एनसीईआरटी की, एक संदीप गर्ग की है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको टोटल 4 प्लेलिस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, नाउ आपको इसमें से जो भी पढ़ना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक करना है। ठीक है, इसमें से जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, टॉपिक का वीडियो पढ़ना है आप उस पर क्या करोगे, इस वॉच नाउ पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस लिखा है। इसके अंदर आपके जो सारे चैप्टर्स हैं वो सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है और उनके जो सारे टॉपिक्स है वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। तो आपको जो भी पढ़ना है, जैसे कि मान लो हमें चैप्टर 2 का कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप चैप्टर 2 पर क्लिक करोगे। इसके ये जो 20 लेक्चर्स है वो आपको विजिबल हो जाएंगे। उसमें से जो भी पर्टिकुलर वीडियो पढ़ना है उसके सामने वॉच नाउ का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। अब वीडियो के डाउन साइड पर आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन है। अगर नेक्स्ट वीडियो देखना है तो यहां चले जाना। नेक्स्ट वीडियो नहीं देखना है, कुछ और देखना है, कोई सा और वीडियो या कोई सा और टॉपिक पढ़ना है, यहां से कैंसिल करना है। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो फिर से ओपन होगा। फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई करना है हमें और इसी वे में हम किसी भी क्लास के, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।